नमस्कार। न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज भी वादा वही कि यहां सबकी क्लास लगेगी। ये पाठशाला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको बता दूं। दर्शक दूसरे चैनल्स के न्यूज से यूं नाउम्मीद हो चुके हैं कि उनको लगता है कि हमारी खबर तो मिलनी नहीं, जो दिखा रहा है देखो भैया, और क्या कर सकते हैं। लेकिन न्यूज की पाठशाला में ये नहीं होगा। खबर आपकी होगी, आपके काम की होगी, देश हित की होगी और यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। जिनकी जवाबदेही है उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा, नेताओं का वाइवा होगा और क्लास भी लगेगी। यहां आप खबरों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि समझेंगे। खबरें दिखाकर तो सब निकल जाते हैं, किसी को समझ में आया नहीं आया उनको फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। हम खबर की इतनी गहराई में आपको ले जाएंगे कि आप जब न्यूज की पाठशाला से निकलेंगे तो मेरी गारंटी है कि इस खबर के मास्टर होंगे। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। ये न्यूज का फैमिली शो है जो पूरा परिवार देख सकता है, एक साथ देखेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि पाठशाला में अटेंडेंस सबकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। यहां बंक करने का कोई हिसाब नहीं है और बैक बेंच पर बैठकर किताब वाली क्रिकेट खेलने का भी स्कोप नहीं है, तो वो मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज न्यूज की पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगेगी, सबसे पहले आपको बताता हूं। पाठशाला में सबसे पहले गणित की क्लास लगाएंगे। अपनी नाकामी को जीरो के पीछे छुपाने वालों की क्लास लगेगी। आपके अपनों को या आपके अपनों की जो मौत हुई उसका तमाशा बनाने वालों की क्लास लगेगी आज। ऑक्सीजन की कमी से जीरो मौत का पूरा सच बताने वाली क्लास है ये। उसके बाद आपको भाषा की क्लास में लिए चलूंगा, लिटरेचर की क्लास में, जहां आपको कुछ नेताओं को उनकी ही भाषा में कैसे समझाया जाता है यह समझ में आएगा। हिंदी में शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो, लेकिन फिर हिंदी को ही गेट आउट बोल देते हैं। ऐसे नेताओं की क्लास लगेगी। आज झारखंड के सीएम साहब को उन्हीं की भाषा में समझाऊंगा कि हिंदी क्यों हमारी मातृभाषा है, हमारे अपनी भाषा है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेकर चलूंगा। खेल रत्न से हटे नाम को आईटी अवार्ड से जोड़ दिया कमाल की चीज है, तो आपको वो भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं गणित की क्लास यानी मैथ्स की क्लास। न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले उन लोगों की क्लास लगाने जा रहा हूं जिन्होंने आपके अपनों की मौत का तमाशा बनाया था और बनाकर छोड़ दिया, जो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर पहले खुद की जिम्मेदारी से भाग रहे थे, फिर दूसरों पर जिम्मेदारी थोप रहे थे, दूसरों को संवेदनहीन बता रहे थे। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो या तो खुद भी बड़ा जीरो उठाकर दे दिया या आंकड़ा दिया ही नहीं। आपको याद होगा ये जो आंकड़ा मैं स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, जीरो, शून्य। ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, उसके लिए यह आंकड़ा जीरो सुनकर बहुत लोग रोए थे। बहुत लोगों की आत्मा जो है वो छलनी हो गई थी। नेताओं की बात कर रहा हूं, उनके समर्थकों की बात कर रहा हूं। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि इस जीरो का सच क्या था, आपके अपनों की मौत के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ, आज आपको यह बताऊंगा। बीते महीने यह बवाल हुआ, अगर आपको याद हो तो बीते महीने यह बवाल हुआ था और सरकार ने एक जवाब में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। यह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। इसी को लेकर खूब हंगामा हुआ क्योंकि यह सरकार का जवाब था। स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्य जानकारी देते हैं, मतलब राज्य में जो मौत हुई, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो राज्यों ने जानकारी दी, उसको केंद्र ने रखा और इस पर हंगामा हो गया। सरकार संवेदनहीन है, सरकार की आत्मा मर गई, ये झूठ बोलते हैं। कोई कैसे ऑक्सीजन से नहीं मरा बताइए। सरकार ने, मोदी सरकार ने जीरो का आंकड़ा दिया कैसे? यह पूरा हंगामा चला इस देश के अंदर। 20 जुलाई को राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सवाल पूछा था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर या अस्पतालों में मौत हुई थी या नहीं हुई थी। और इस पर सरकार ने जवाब दिया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर, मतलब राज्य यहां से भेज रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके 4 बच्चे हैं, वो कितना कमाते हैं? आपको तभी पता चलेगा ना जब वो बताएंगे कि मेरी सैलरी इतनी है। केंद्र की वही स्थिति है
कि केंद्र को राज्य बता रहे थे कि भाई हमारे यहां कितनी मौत हुई, ऑक्सीजन से हुई नहीं हुई। यही बात जब केंद्र ने पटल पर रख दी कि भाई 0 मौत हुई है, ये राज्य कह रहे हैं, तो हंगामा केंद्र के ऊपर हुआ। कपिल सिब्बल की एक बाइट सुनिए, फिर आता हूं और आगे की बात बताता हूं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सरकार ने कभी कहा कि मौत हुई? पहले फेज में भी जब हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई और हम दृश्य देख रहे थे टेलीविजन पे, आप लोग ही दिखा रहे थे, तो उस समय क्या गृह मंत्री ने कहा था कि ऑक्सीजन की, वो कह रहे ऑक्सीजन की तो कमी ही नहीं है कोई, तो इनको कमी दिखती नहीं और मौत ऑक्सीजन की वजह से हो रही है वो हमें दिखती है। तो अगर ये अपनी आंखें बंद कर लें, सुनना बंद कर लें, तो संसद में तो यही कहेंगे कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में ये तो नहीं लिखा जाता कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई। वो तो हम जानते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अस्पताल में चले जाओ, डॉक्टर से बात करो, तो खुद अस्पताल के डॉक्टर आपको बताएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान, कहीं भी हो। कपिल सिब्बल की एक एक बात पकड़कर चलिएगा। वो कह रहे हैं कि केंद्र छुपा रहा है, वो बताना नहीं चाहता, डॉक्टर के पास जाइए तो सब पता चल जाता है। इस लाइन को पकड़कर रखिएगा, अभी इस पर लौटने वाला हूं। लेकिन जब केंद्र ने कहा था कि कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से, ये राज्य कह रहे हैं, तो उसको केंद्र पर थोपकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता, इस शब्द को भी देखिए, संवेदनशीलता व सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। ये राहुल गांधी का चेहरा, उनका ट्विटर अकाउंट आज सस्पेंड है, लेकिन तब नहीं था। और वो ये कहना चाहते थे कि बताइए ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, और केंद्र की सरकार झूठ बोलकर निकल गई। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं, और उस सच्चाई को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि आपके अपनों की मौत का तमाशा बना कैसे। ये जो 0 है ना, ये आया कहां से। ये बात हुई 20 तारीख की। अब ये 0 का खेल आपको बताता हूं, इस 0 को पकड़ कर रखिए। 26 जुलाई को, 20 तारीख को केंद्र ने राज्यों की तरफ से डेटा आया और बताया, 26 जुलाई को केंद्र ने सभी राज्यों को फिर चिट्ठी लिखी और राज्यों से पूछा स्पेसिफिकली कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। अब उन राज्यों का जवाब सुनिए, जिन्होंने 14 राज्यों ने जवाब भेजा और कहा कि कोई मौत नहीं हुई कोरोना की वजह, कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से। और उन राज्यों ने जवाब क्या दिया, सबसे पहले देखिए, त्रिपुरा, इनसे पूछा कितने लोग आपके यहां ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हुई, इन्होंने कहा 0। त्रिपुरा ने कहा। असम, असम ने कहा 0। इसके बाद सिक्किम, ये सिक्किम ने कहा 0, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि इन्होंने जो जवाब भेजा है। इसके बाद ओडिशा, ओडिशा का जवाब आया 0। ये राज्य भेज रहे थे, केंद्र की तरफ से नहीं जा रहा था। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने भी जवाब भेजा, हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। आंध्र प्रदेश 0। नागालैंड, इन्होंने क्या भेजा, 0। इसके बाद लद्दाख, इन्होंने कहा 0। उत्तराखंड, मतलब आप सोचिए, जिस दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, ये राज्य कह रहे हैं किसी की मौत नहीं हुई इनके यहां ऑक्सीजन की कमी से। झारखंड 0। और पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में भी समर्थन में है, इन्होंने कहा कि हमारे यहां 6 लोगों की मौत हुई। मतलब इतने राज्यों में सारे लोग कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, पंजाब ने कहा 6 लोग। अब आपको कभी अभी कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे ना कि इतनी मौतें हुई कि ये छुपाना चाह रहे हैं, और डॉक्टर से पूछिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई। तो सिर्फ 6 मौत हुई पंजाब में। और आपको अभी सुनवाऊंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि मांग रहे थे कितना मीट्रिक टन और मिल रहा था मात्र 70 मीट्रिक टन। अब सब ठीक हो गया है, तो अगर कमी थी तो ये 6 मौत कैसे हुई सिर्फ, और बाकी जगह 0 कैसे था। और इसमें दिल्ली का नाम ही नहीं अभी, तो जिस दिल्ली को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने उनसे डेटा मांगा, उन्होंने दिया नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। वो कह रहे हमसे तो मांगा ही नहीं डेटा, पहले सुनिए। केंद्र सरकार कह रही है कि
उसने राज्य सरकारों से पूछा है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की डेथ कितनी हुई, और अखबार की रिपोर्ट बता रही है कि 13 राज्यों से जवाब मिला है। एक राज्य ने कहा है कि डेथ हुई है और बाकी राज्य कह रहे हैं कि नहीं हुई है। थोड़े दिन पहले भी मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी कि केंद्र सरकार ने 13 अगस्त तक का समय दिया है राज्य सरकारों को कि वो बताएं कि क्या डेथ हुई है, क्या ऑक्सीजन से उनके यहाँ कोई डेथ हुई है। मैं जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है, या केंद्र सरकार के हवाले से खबर छपी अखबारों में कि वो राज्यों से पूछ रहा है, मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है। आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। और केंद्र सरकार खुल के कह देती है कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो मौत ही नहीं हुई, राज्य बता ही नहीं रहे मौत हुई कि नहीं हुई। आप राज्यों से पूछोगे नहीं, आप राज्यों को काम नहीं करने दोगे कि भाई इस पे जांच करो, और आप कह दोगे राज्य बता नहीं रहे। राज्य बताएंगे कहां से जब आप राज्य से पूछोगे नहीं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। जब आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि राज्य सरकार बता नहीं रही है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि केंद्र सरकार ने नहीं भी पूछा, लेकिन जब आपको केंद्र सरकार के हवाले से पता चल गया, अखबारों की कटिंग्स पर इतना भरोसा है कि उसको सबूत बनाकर पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्हीं को आधार बनाकर बता देते कि दिल्ली में कितनों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। वो नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं चिट्ठी नहीं आई। उस चिट्ठी नहीं आने का सच आपको दिखाता हूं, जरा इस बड़ी स्क्रीन पर चिट्ठी डालिए। ये चिट्ठी जो है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, ये चिट्ठी भेजी गई केंद्र सरकार की तरफ से 26 जुलाई को सारे राज्यों को। और इसमें ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये IDSPD Delhi5@gmail.com, यानी दिल्ली को भी भेजी गई उसी दिन। ये जो 14 राज्यों का रिस्पांस आया, आपको अभी जो दिखा रहा था, ये क्या हवा में आया कि उनको मन किया कि चलो हम खुद ही से बता देते हैं? पंजाब ने खुद बता दिया, झारखंड ने खुद बता दिया, उत्तराखंड ने खुद बता दिया, और दिल्ली को नहीं मिला। और ये कोई कुरियर से थोड़ी आया था कि भाई कहीं गुम हो गया, हमको पता नहीं चला। ईमेल आया है, आपके अकाउंट में नहीं आया, बाकी सबको आ गया। क्यों छुपाता है, क्यों छुपाना है, क्यों नहीं बताना है? और अगर ना भी पूछते तो आप बताते ना भाई कि दिल्ली में कितनों की मौत हुई कोरोना में, कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन की कमी से। और वो नहीं बताया मनीष सिसोदिया जी ने। और वो तस्वीरें कौन भूलेगा? तस्वीरें डालिए जरा, अप्रैल मई की तस्वीरें कौन भूल सकता है? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग दौड़ रहे थे। ये तस्वीर आप देखिए, कोई भूलेगा क्या? आपने हेडलाइन नहीं पढ़ी थी अखबारों में कि SOS मैसेज आ रहे थे अस्पतालों से, ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो वहां पर क्या आपाधापी मची, ऑक्सीजन की लाइन लगी हुई थी। इसमें से किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई होगी दिल्ली में, लेकिन वो नहीं बताया। चिट्ठी नहीं आई है। अरे चिट्ठी ना कोई संदेश वाला गाना चल रहा है क्या? यहां लोगों की जिंदगी का मसला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराऊं। विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर, जब कहा गया कि 0 मौत हुई तो कांग्रेस ने कहा कि बहुत ही असंवेदनशील सरकार है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सत्य की कमी, संवेदनशीलता की कमी। अब जब राज्यों का डेटा आया और राज्य खुद 0-0 लिखकर भेज रहे हैं, पंजाब में कह रहे हैं 6 मौत हुई, झारखंड में 0 हुई, ये 0 कैसे हुई सर? नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सरकार इस बात को जानना क्यों चाहती है? क्या सरकार को मालूम नहीं है, केंद्र सरकार को, कि ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति थी? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा? जहां तक मौतों की सवाल है, तो मौतों का तो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग कोरोना से मरे, लोग समय पर इलाज न मिल पाने के कारण मरे। अब उसमें पर्टिकुलर ये कहना कि जी ऑक्सीजन की कमी से मरे या नहीं मरे, ये तो पोस्टमार्टम और उसका विषय है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि कोरोना के कारण देश भर में बड़े पैमाने पर मौतें हुई। सर, उनके लिए सरकार ने ये क्या किया? पोस्टमार्टम का विषय तो उस दिन भी था जब केंद्र ने कहा कि हमको राज्यों ने डेटा दिया है कि 0 मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। तब तो राहुल गांधी कह रहे थे बहुत संवेदनहीन सरकार है। आज आप कह रहे पोस्टमार्टम का मसला है। कैसे पोस्टमार्टम का हो गया सर? राहुल गांधी को नहीं पता पोस्टमार्टम का मसला है? नहीं, राहुल गांधी जी ने बड़ा सही कहा था, क्योंकि उस समय देश में जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही बताई जा रहा था मीडिया द्वारा भी
कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग मरे। तो पंजाब में 6 का आंकड़ा कैसे आया सर? देश के सामने खबरें थी। पंजाब में मात्र 6 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई होगी। कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, तो इसमें राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? जो मीडिया में खबरें राहुल गांधी जी ने यह गलत कहा सर, राहुल गांधी जी ने यह गलत कहा कि राज्यों का काम है डेटा कलेक्ट करके देना, अपने यहां कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से यह बताना, और राज्यों ने जब लिखकर भेजा 0 तो उन्होंने इसको घुमाकर यह कह दिया कि केंद्र जो है संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनहीन है। उन्होंने क्यों नहीं पूछा पंजाब फोन करके कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि 6 मौत कैसे हुई बताना जरा? उन्होंने क्यों झारखंड में अपनी समर्थन की सरकार को फोन करके हेमंत सोरेन को नहीं पूछा कि भैया बताना जरा 0 मौत कैसे हुई झारखंड में? देखिए, अलग अलग राज्यों का अलग अलग हिसाब है। अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई, एनसीआर में सबसे ज्यादा मौतें हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। आप ये देखिए ना, अगर पंजाब में 6 मरे हैं तो आप ये समझ लीजिए 6000 लोग केवल दिल्ली में मरे होंगे। 6000 बिल्कुल लोग कम से कम बिल्कुल, मैं तो उनको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उनको भी बोल रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं बताया। वो तो कह रहे चिट्ठी नहीं मिली, सबको चिट्ठी मिल गई, उनको अकेले की चिट्ठी नहीं मिली, और जबकि एड्रेस छपा हुआ है ईमेल में। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बात की है वो मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की है। अब राज्य क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों को इलाज नहीं मिला कोरोना पीरियड के दौरान। सर देखिए, मसला ना बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्य का है नहीं। जिसके घर पर किसी अपने के जाने के बाद उसकी फोटो लगी है ना, उसको जब वो 0 सुनना होता है तो उसका दिल फटता है, उसका दिल रोता है, और वो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं देखता। ये संवेदनशीलता मैं हर पार्टी से चाहता हूं सर। बीजेपी शासित राज्यों ने भी 0 लिख के दिया है, तो उनको भी पूछ रहा हूं सर कि 0 कहां से आया, लेकिन किसी और के ऊपर तो नहीं फोड़ रहे वो, ये कह रहा हूं सर। नहीं, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर कहीं राज्य में कांग्रेस सरकार है और उसने सही डाटा नहीं दिए हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो दोबारा से इस मामले की जांच कराएं, और जो सही आंकड़े हैं वो सरकार के पास, केंद्र धन्यवाद सरकार के सर, पास। धन्यवाद सर, आपने ये बात कही। धन्यवाद सर, आपने ये बात कही कि जहां गलती की है कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको भी सुधारा जाना चाहिए, बीजेपी शासित राज्यों ने किया उनको भी सुधारना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी सुधारना चाहिए, और खाली केंद्र पर फोड़कर नहीं निकल जाना चाहिए। सर मेरे पास इतना ही वक्त था, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े क्लास में आए, धन्यवाद। अब न्यूज की पाठशाला में ये आपके अपनों की बात तो हो गई, लेकिन अब उस भाषा की बात करूंगा और लिटरेचर की क्लास में आपको लिए चलूंगा और उनकी बात करूंगा जिन्हें हिंदी भाषा से दिक्कत है, और उन्हें उन्हीं की भाषा में थोड़ा समझाऊंगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की क्लास लगाने का टाइम है। ये वो राजनीति है जो हिंदी संस्कृत को तो गेट आउट बोल देती है, गेट आउट, लेकिन उर्दू को हाथ नहीं लगाती, हाथ कांपने लगते। ये वो राजनीति है जिसमें नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ तो हिंदी में लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद हिंदी को ही गेट आउट बोल देते हैं। ये क्लास लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी, पहले आपको खबर समझाता हूं, जरा खबर को समझिए। खबर आई झारखंड से। झारखंड में 5 अगस्त को एक फैसला हुआ, वहां पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जो नौकरियों में भर्ती के लिए नई नीति लाई गई, इन नौकरियों में भर्ती के लिए नई शर्तें लगा दी गई। इन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है, यही लेकर आए हैं, इनकी सरकार लेकर आई। शर्तें क्या है पहले आपको वो बताता हूं। वो शर्तें ये कहती हैं, पहली शर्त कि जिसने झारखंड से मैट्रिक और इंटर किया है वही ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की नौकरियों का फॉर्म भर सकता है, यानी उसी को नौकरी मिलेगी जो झारखंड में 10वीं या 12वीं की पढ़ाई कर चुका हो। इस पर भी हम क्लास लगाएंगे अलग से, अभी उस पर आ रहा हूं, लेकिन पहले वो शर्त बताता हूं जिस पर सवाल उठ रहे हैं और बवाल हो रहा है, इनकी क्लास लगाना जरूरी है। दरअसल हुआ यह कि मुद्दा भर्ती परीक्षा में लैंग्वेज के अनिवार्य पेपर का है। JSSC यानी झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा को लेकर पहले प्री टेस्ट होता था, फिर मेंस होता था। इन्होंने अब क्या कर दिया कि अब सीधा मेंस कर दिया, प्री टेस्ट हटा ही दिया, मतलब वहां उसका मतलब ही नहीं, सीधा मेंस होगा। अच्छा, उस मेंस में भी इन्होंने स्थिति क्या बनाई, इन्होंने स्थिति यह बनाई कि मेंस में 3 पेपर होंगे। पहला सब्जेक्ट का होगा जिसकी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपको दिखाता हूं, पहला पेपर नौकरी के जुड़े विषय का पेपर का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर, जिसमें 30% मार्क्स जरूरी होंगे, लैंग्वेज का पेपर। और तीसरा पेपर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब का होगा, जिसमें 30% मार्क्स आपको लैंग्वेज में लाने हैं। अब सवाल यह है कि दूसरे पेपर में ये 30% वाले में पेच फंस गया।
इन्होंने इसमें क्या किया आपको वो दिखाता हूं। इसमें इन्होंने ये किया कि हिंदी को और संस्कृत को हटा दिया, इसमें से लैंग्वेज पेपर से हटा दिया, भोजपुरी को भी हटा दिया, मगही को भी हटा दिया। बिहार से जुड़ा हुआ था झारखंड, अभी कुछ साल पहले जो है वो अलग बना है। भोजपुरी, मगही, हिंदी, संस्कृत सब हटा दिया। और ये वो भाषाएं हैं जो झारखंड की आधी आबादी बोलती है। पहली तो इनको क्यों हटाया आपने? सरकार और कर्मचारी चयन आयोग कह रहा है कि भाई जब ये पूछेगा कि क्यों हटा दिया हिंदी संस्कृत को, तो बोलते हैं कि स्थानीय भाषाओं को प्रमुखता देनी थी, इसलिए हिंदी संस्कृत को हटा दिया, भोजपुरी मगही को हटा दिया। भैया अगर ये नियत थी कि आपको लोकल लैंग्वेज को देना था, तो उर्दू आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई। उर्दू को क्यों नहीं हटाया आपने? मुझे उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू भी रखिए, लेकिन हिंदी संस्कृत हटा दिया। मतलब हिंदी संस्कृत भोजपुरी मगही वहां पर लोकल लैंग्वेज नहीं है और उर्दू इनकी लोकल लैंग्वेज हो गई। यह कमाल की बात है भाई। और आपको दिखाता हूं, पहले ये देखिए कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो खुद हिंदी में ले रहे थे। खुद हिंदी में शपथ लेने वाला आदमी हिंदी को गेट आउट बोल देगा, कोई सोच सकता है? सुनिए जरा इसको। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। अब मुझे ये बताइए हेमंत सोरेन साहब, अगर हिंदी वहां की स्थानीय भाषा नहीं है तो हिंदी में क्यों आप शपथ लिए? क्यों हिंदी में शपथ लिए मुझे बताइए। ये 29 दिसंबर 2019 की तारीख है जब इन्होंने लिया है। क्यों हिंदी में ले रहे थे? क्यों दूसरी भाषा में नहीं लिया जो लोकल लैंग्वेज थी आपकी? हिंदी में इसलिए ले रहे थे ना कि सबको समझ में आएगा, सबको मैसेज जाएगा। और लैंग्वेज के पेपर में जो 12 भाषाएं इन्होंने रखी हैं उसको भी देख लीजिए। उर्दू को तो छू नहीं पाई है, उर्दू है उसमें। उसके अलावा उसमें संथाली है, खोरटा है, हो है, मुंडारी है, खड़िया है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, नागपुरी है, कुरुक है, उड़िया है और बांग्ला है। अब आप मुझे बताइए, इस फैसले पर झारखंड सरकार जो है वो कह रही है कि नई नीति जो है उससे नई भर्ती जो होगी वो ऐतिहासिक होगी। नौकरी पर झारखंड में जन्मे लोगों का ही पहला हक होगा। मूल निवासी और दलित और अल्पसंख्यकों का हित नई नीति समावेशी है। अरे भाई इतनी समावेशी है तो हिंदी में शपथ लेते ना भाई, इन्हीं भाषाओं में ले लेते, हिंदी में क्यों लिए? और बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि भाई तुष्टीकरण कर रहे हैं। झारखंड के लोगों के फायदे का फैसला नहीं है ये। सुनिए। माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार कहते थे युवा की सरकार, और ये भी वादा किए थे कि एक वर्ष में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और हथियार के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, इन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसी असंवैधानिक नीति बनाई जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं, ताकि नीति कानून के उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां ना हो। और नियुक्तियां हो भी तो नियुक्तियों के व्यापार का रास्ता खुल सके। जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाहती। अब आप सोचिए, इतना हंगामा हो रहा है तो आपको ये बात तो लगेगी कि भाई हो सकता है कि वहां पर हिंदी बोलने वाले कम हो, लेकिन झारखंड में रहने वाला और झारखंड में जानने वाला कोई ये मानेगा नहीं। अच्छा, हो सकता है कि ये सोचे कि उर्दू वहां पर बहुत लोग बोलते हों। तो आपको दिखाता हूं, झारखंड की कुल आबादी जो है
वो कितनी है? अगर आप झारखंड की आबादी के लिहाज से इस फैसले को देखना चाहें तो 3 करोड़ लोग झारखंड में रहते हैं। ये झारखंड की आबादी है। और इसमें से मुस्लिम आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है जो उर्दू बोलते होंगे? 19 लाख, मात्र 19 लाख लोग मुसलमान हैं। आबादी करीब, अगर आप निकालने जाइएगा तो ये करीब जो है 14% के करीब पड़ता है, 14.5% के आसपास, ठीक है। और इसमें उर्दू बोलने वाले करीब 19,60,000 लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान ही बोलते हैं, और लोग भी बोल सकते हैं। तो 19,60,000 19,60,000 लोग उर्दू बोलने वाले हैं। और हिंदी जो है वहां पर, अब आप ये स्थिति देख लीजिए कि उर्दू को बोलने वाले कितने लोग हैं? मात्र 19 लाख लोग 3 करोड़ में से, उनको उसको रख लिया है। और हिंदी जो है वो झारखंड की आधिकारिक भाषा है। हिंदी आधिकारिक भाषा है वहां पर झारखंड में। यानी आप वहां पर शपथ लेंगे हिंदी में, आधिकारिक भाषा हिंदी रखेंगे, लेकिन उसको हटा देंगे। क्यों भाई? हिंदी झारखंड की राजकीय भाषा है। यह राजकीय भाषा का अपमान नहीं है कि आप कहेंगे हिंदी गेट आउट। हिंदी को हटाकर आप उर्दू को रख रहे हैं, यह क्या तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं है? झारखंड के जो बच्चे हिंदी, भोजपुरी, मगही बोलते हैं, वो कहां जाएंगे? वो कहां टेस्ट देने जाएंगे? मुझे बताइए। झारखंड के वो बच्चे जिन्होंने राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई की, मैट्रिक और इंटर मान लीजिए बाहर कर लिया, और उसके बाद वो यहां आ गए, तो क्या उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए झारखंड के अंदर? इस पर आपको एक और अहम जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, फिर लौट। पाठशाला में आज आपको झारखंड सरकार का वो फैसला बता रहा हूं जिसमें कि किस तरीके से हिंदी और संस्कृत को गेट आउट कर दिया गया है और उर्दू को रखा गया है स्थानीय भाषा बताकर। तो पूरा समीकरण आपको समझा रहा हूं। और जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कहा गया कि जिसने 10वीं और 12वीं झारखंड में की है वही यहां पर नौकरी पा सकता है 3rd ग्रेड और 4th, तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में। अब मुझे यह बताइए कि अगर कोई बच्चा है जिसके पिता बाहर चले गए हों, झारखंड के ही हों, बाहर चले गए या बाहर पढ़कर आ रहा हो, और उसके माता पिता अगर मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वापस आ गया उनके साथ रहने के लिए, उसको झारखंड में नौकरी नहीं मिल सकती। वो झारखंड का नहीं रह गया अगर बाहर से 10वीं 12वीं कर ली उसने। तो इसमें क्या बुरा है अगर 10वीं 12वीं बाहर से करके चला आया? अगर बाहर से मान लीजिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़कर आया है, यहां आपकी सरकारी नौकरी में करेगा, अच्छा काम करेगा, आपका क्या बुरा है? ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स क्यों चल रही है बॉस? ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सरकार कह रही है कि वो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दे रही है। झारखंड में प्राइमरी से लेकर, अगर आप इसको देखिए, अभी इनकी मंशा पहले मैंने आपको बता दी उर्दू वाले मामले में कि अगर मंशा लोकल लैंग्वेज की थी तो उर्दू को क्यों रखा? मात्र 19 लाख लोग हैं जो बोलते हैं 3 करोड़ में से। अब आप देखिए प्राइमरी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक जो वहां झारखंड में स्थिति है, करीब 40,000 टीचर्स के पद जो हैं वो खाली पड़े, 40,000 टीचर्स के। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके यहां पढ़े तभी नौकरी मिलेगी, तो पहले ये तो भरिए बॉस। टीचर है नहीं आपके पास, लेकिन नौकरी उसी को देंगे जो यहीं पढ़ेगा, ताकि आपको वोट मिल जाए, लोगों को लगे अरे हमारी बात करने वाला आदमी। रांची यूनिवर्सिटी की बात करता हूं आपको, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां पीजी विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। पीजी में बहुत भाषाओं को लेकर संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री साहब, इसलिए आपको बता रहा हूं कि 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है। और उसमें से जो 2 भाषाएं हैं, कुडुख और दूसरी है नागपुरी, सिर्फ इसी में टीचर मौजूद हैं, बाकी 7 भाषाओं में टीचर नहीं है। सिर्फ कुडुख और नागपुरी के टीचर हैं, वो स्थायी हैं, बाकी तो टीचर ही नहीं है बाकी 7 भाषाओं में। अच्छा, आपको और दिखाता हूं, जो कॉलेजेस की बात कर रहा हूं आपको, यूनिवर्सिटी के 14 कॉलेज जो वहां पर हैं यूनिवर्सिटीज के, उसमें सिर्फ 30 स्थायी शिक्षक हैं, सिर्फ 30। अब आप सोचिए इनकी कितनी शिक्षा पर नजर है या कितनी स्थायी है, आप सोचिए। और रांची विमेंस कॉलेज में 9 में से सिर्फ 4 भाषाओं में स्थायी शिक्षक है, 9 में से 4।
तो भाषा को लेकर शिक्षक तो आप रख नहीं पा रहे और भाषा को लेकर पॉलिटिक्स पूरी चला रहे हैं। अब बताइए, इनको इनकी भाषा में ना समझाएं तो क्या करें, सोचिए आप। तो इसीलिए मुझे ये भाषा की क्लास लगानी पड़ी और उम्मीद करता हूं कि उस हेमंत सोरेन सरकार में जहां 11वीं में बच्चे जो है वो पास हो जाएं और 12वीं में फेल हो जाएं और बोलें कि हमारे साथ गलत हुआ तो लाठी बरसती है, वहां कम से कम बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर भाषा वाली पॉलिटिक्स नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं। अब न्यूज की पाठशाला में आपको अगली क्लास में लिए चलता हूं, जहां पर अवार्ड के नाम पर नेताओं का नाम कैसे चिपक जाता है वो दिखाऊंगा। केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो राजीव गांधी के नाम से हटाकर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया, तो कुछ लोगों की आत्मा छलनी हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर नया अवार्ड शुरू कर दिया, यानी कांग्रेस के जख्मों पर महाराष्ट्र में मरहम लगाया जा रहा है। एक अवार्ड से नाम हटा, केंद्र का खेल रत्न अवार्ड जो है ये हटा, तुरंत उठाकर दूसरा दे दिया, दूसरे अवार्ड में नाम जुड़ गया। महाराष्ट्र में आईटी अवार्ड जो है वो अब राजीव गांधी जी के नाम पर हो गया है। अब ये वैसे है जैसे आपके बच्चे से किसी ने क्रिकेट का बैट छीन लिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने कहा कि तुम मेरा कपड़ा धोने वाला जो बैट है यही ले लो, तुम इजी से खेलो भाई, लेकिन तुम्हारे पास बैट है ये रखो। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजीव गांधी जी के नाम पर इतना कुछ है इस देश में, गांधी परिवार के नाम पर इतना कुछ है देश में, एक और आईटी अवार्ड देने से क्या हो जाएगा? ये नंबर बढ़ाने के लिए है। यहां जो दरबार चलता है उसमें ये बताने के लिए कि देखिए हमने जो है, उन्होंने हटाया, हम लेकर आ गए। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार, हो सकता है पंजाब में भी कुछ आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये महाराष्ट्र में हो गया क्योंकि आईटी मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस से। और शिवसेना ने भी कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या मतलब है, किसी और को दे दो। अब ये अवार्ड क्या है ये आपको बता देता हूं। इस अवार्ड का नाम है राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी सेक्टर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ अच्छा कीजिएगा तो आपको यह अवार्ड मिलेगा। और महाराष्ट्र में आईटी सेक्टर के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा उन कंपनियों को दिया जाएगा जो आईटी सेक्टर में खास तौर पर काम कर रही हैं। हर साल 20 अगस्त को दिया जाएगा, क्योंकि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी दिन देंगे। बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा कि भैया एक बर्थडे के दिन हमने अवार्ड भी दिया राजीव गांधी जी के नाम पर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राजीव गांधी जी का आईटी सेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं वो भी आपको बताता हूं। राजीव गांधी ने असेंबल्ड जो कंप्यूटर होता है, जो उस वक्त असेंबल्ड लेते थे, अभी उस वक्त लैपटॉप का जमाना तो था नहीं, तो उसके आयात को इन्होंने मंजूरी दी थी। 1978 तक देश में 1000 कंप्यूटर थे, इन पर भारी टैक्स लगता था। कंप्यूटर हार्डवेयर पर आयात शुल्क कम किया गया इन्हीं के वक्त में। तो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ किया नहीं। 1990 तक देश में 80,000 कंप्यूटर थे। आईटी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर निर्माण शुरू कर दिया था। एमटीएनएल, बीएसएनएल की शुरुआत राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी ये अगर इतना ही योगदान याद आ रहा था तो पहले ही कर लेते, अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में आईटी मंत्रालय कांग्रेस के पास है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, अगर उनसे बात करें। किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? आ रही है किशोर जी, आवाज आ रही है? बोलिए सर। आवाज आ रही है सर आपको? और मैं आवाज सुन रहा हूं आपकी। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि अभी एक अवार्ड से नाम हटा, क्या उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए आप लोग महाराष्ट्र में एक और अवार्ड ले आए राजीव गांधी जी के नाम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजीव गांधी जी का जो देश के प्रति और आईटी सेक्टर के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है उसका सम्मान करने के लिए ये दिया है। और इसका जो केंद्र सरकार का ओछापन है कि उन्होंने खेल रत्न अवार्ड जो पहले से राजीव गांधी के नाम पर था उसमें विवाद उपस्थित किया। मुझे तो लगता है कि खेल रत्न का नाम अगर खिलाड़ी के नाम पे दिया जा रहा है तो फिर वो स्टेडियम का नाम भी बदलना चाहिए जो मोदी जी और अरुण जेटली जी के नाम है। सर आप शिवसेना से हैं और शिवसेना तो महाराष्ट्र में कई बार सत्ता में रही। ये राजीव गांधी जी का आईटी सेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन है आपको 2021 में पता चला? देखिए 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सैम प्रतोदा के अंदर उन्होंने पहली बार
आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सब चालू किया। उनके ही बदौलत 86 में ही जो कंपनियां आई, तो टाटा की टीसीएस उसमें आई, विप्रो आई, और सबसे बड़ी कंपनी जिसको उन्होंने नहीं, ये तो मैं मान गया सर। मैं पूछ रहा हूं, ये आपको 2021 में पता चला क्या? नहीं, अभी हमने आईटी सेक्टर के ऊपर एक्सेलेंस अवार्ड चालू करने की सोची और तब हमने ये दी है। तो आप समझ लीजिए, इससे हमारा सुशांत, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी ओछापन कांग्रेस बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इतने सारे अवार्ड नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम है, तो एक अवार्ड हमने बदल दिया तो क्या हुआ? अरे आप ज्ञानचंद जी तरीके हॉकी प्लेयर को इसमें खींच के ले आए। अरे हॉकी मुझे प्लेयर को समझ खींच में के ले नहीं आए? आता। सर मुझे ये बताइए कि अगर इतने विजनरी नेता राजीव गांधी जी थे, तो बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, पूरे गांधी परिवार को इतना भर पानी पी पी के कोसती क्यों थी? उस वक्त भी उनका कंट्रीब्यूशन याद करती? नहीं, आपका नॉलेज बहुत छोटा पड़ गया। जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा जी के साथ जो खड़े थे वो बाला साहब वो ठाकरे इमरजेंसी के लिए सपोर्ट कर रहे थे सर, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। मैं 77 के इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं भी कह रहा हूं सर, बाला साहब ठाकरे, मैं भी वही कह रहा हूं सर कि इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। गांधी परिवार या कंट्रीब्यूशन गांधी परिवार का कुछ बेहतर रहा हो, उसके बाद कभी मैंने तारीफ नहीं सुनी बाला ठाकरे के मुंह से। आपने बाला साहब ठाकरे की जीवनी पढ़ी नहीं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार या फिर राजीव गांधी जी के योगदान को कभी उन्होंने ठुकराया नहीं, और नहीं तो ठुकराना चाहिए। जो लोग देश के लिए बलिदान सर बाला साहब ठाकरे के नाम पर यह अवार्ड क्यों नहीं रखा? अरे उनका बेटा इतना महान है कि जिसको सम्मान देना है उसको ही देते हैं। अब कहा इन्होंने तो राजीव जी का भी बेटा बहुत महान है सर, वो आपको महान नहीं लगते? कौन? राजीव जी के बेटे। आप कह रहे बाला साहब ठाकरे के बेटे इतने महान हैं कि बाला साहब के नाम पर अवार्ड रखने की जरूरत नहीं थी, तो राजीव जी के नाम पर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? उनके बेटे महान नहीं है? नहीं, राहुल गांधी तो सुशांत, तुम घुमा घुमा के तुम गुगली डाल रहे हो, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं बैकफुट पे खेलूंगा नहीं। इतना याद रखना तुमने। मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी तो आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस तो ऐसी 44 सीट पे आ गई थी। लीजिए, मैं तो उद्धव ठाकरे को प्राइम मिनिस्टर देख रहा था, आपने वहां भी राजीव गांधी के बेटे को दे दिया। मैं तो उद्धव ठाकरे जी को प्राइम मिनिस्टर देख रहा था, आपने वहां भी राहुल जी को दे दिया। यहां अवार्ड बाला साहब के नाम पे नहीं, राजीव जी के नाम पर। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उद्धव ठाकरे को नहीं, राहुल गांधी के नाम पर। ये चल क्या रहा है शिवसेना में? शिवसेना बीजेपी को अपनी जगह देने के लिए कटिबद्ध है। इन्होंने जिस तरीके की हरकत की, बड़े भाई को जिस तरीके का नीचा ये बदला वाला चल रहा है सर, बदला लेना है। बदला वाला चल रहा है। नहीं, बदला नहीं, हम तो किसी की निंदा नहीं करते। अच्छा सर, एक काम करते हैं ना सर, एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपके पास लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहा हूं सर। थोड़ा आप भी मंथन कीजिए कि ये नाम देकर ठीक किया नहीं किया। मैं लौट रहा हूं। आज पाठशाला में इस क्लास में आपको बता रहा हूं कि कैसे राजीव गांधी जी का नाम हटा खेल रत्न से, तो महाराष्ट्र में उनके नाम पर एक आईटी अवार्ड जो है वो लेकर आ गए हैं। और किशोर तिवारी जी हमारे साथ शिवसेना के नेता बने हुए हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी उनसे मैं पूछ रहा था कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर शिवसेना कुछ क्यों नहीं करती। बाल ठाकरे जो हैं उनके नाम पर कितने अवार्ड हैं महाराष्ट्र के अंदर, और राजीव गांधी जी उनके नाम पर देश में कितने अवार्ड हैं वो आपको बताता हूं। और बाला साहब ठाकरे के देश का अगर आपको बताऊं कि देश में बाला साहब ठाकरे के नाम पर 0 अवार्ड, और महाराष्ट्र में 1 अवार्ड है जिसका नाम जो है वो वार्ड के लेवल पर दिया जाता है। वार्ड लेवल पर सरकारी अवार्ड की बात कर रहा हूं, कोई बड़ा सरकारी अवार्ड नहीं है। एक अवार्ड भी है, वार्ड प्राइड अवार्ड।
ये बाला साहब के नाम पर है, जो बीएमसी के कर्मचारियों को मुंबई में दिया जाता है। और राजीव गांधी जी के नाम पर 17 अवार्ड है देश भर में। अब हमारे साथ किशोर जी बने हुए हैं। ये बताइए सर, बाला साहब के नाम पर एक वार्ड अवार्ड और राजीव जी के नाम पर 17 अवार्ड। अब आप बताइए कि क्या राजीव जी के नाम पर ये आईटी अवार्ड होना चाहिए था कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर होना चाहिए था? नहीं नहीं नहीं, वो भारत के महामहिम प्राइम मिनिस्टर थे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने आईटी के अंदर जो काम किया, तो सिन्हा जी वो एक अपने आप में महान काम था। और राजीव गांधी हो, नेहरू जी हो और इंदिरा जी हो, इन्होंने जो कुछ भी किया भारत आजाद होने के बाद, और सामाजिक न्याय की लड़ाई में इंदिरा जी ने जो किया, और राजीव गांधी जी ने जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में काम किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम किया, आईटी में काम किया, पंचायत राज में काम किया। तो मतलब बाला साहब जी ने कोई काम नहीं किया, सब राजीव गांधी जी, इंदिरा जी और नेहरू जी ने किया। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे आप कुछ गिना ही नहीं रहे बाला साहब ठाकरे का काम। आप बता रहे हैं कि सब ठीक है, उनको इतना। एक बात सुनिए, बाला साहेब ठाकरे ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो महाराष्ट्र के एक मुस्त हिंदुओं के नेता थे और उनकी दुनिया में मतलब लिमिटेड नेता थे, पूरे देश के नेता नहीं थे, लिमिटेड थे। तो कम से कम महाराष्ट्र में तो आईटी अवार्ड उनके नाम पे करते। आईटी अवार्ड की आपने बात की, तो राजीव जी को देने के पीछे एक लॉजिक था। अगर महाराष्ट्र के अवार्ड की बात कर रहे, तो जिनका लोहा अटल जी ने माना, जिनका लोहा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माना, जिनके पाठशाला के अंदर राजीव जी ने नहीं माना, ABCD सीखी, जिनके नाम पे अवार्ड दिया उनका नाम नहीं लिया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का लोहा माना। जी मैं बात करूं कि मोदी जी को अगर बाला साहेब ठाकरे की चिंता है, तो उन्होंने बाला साहेब ठाकरे भारत रत्न पुरस्कार चालू करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। अभी मेरी बात समझ लो तुम, ये ओछापन और जिस ओछापन की तुम वकालत कर रहे हो, वो सब गलत चीज है। मैं अभी बता रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं कि बाला साहब का योगदान याद करके उनके नाम पर आईटी अवार्ड होना चाहिए। आप बीजेपी के ओछेपन में चले जाते हैं। शिवसेना के नेता को सम्मान दीजिए ना सर। एक मिनट, आप है ना सुशांत, एक बात समझो, अगर ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के नाम से होता और हमने राजीव जी के नाम से किया होता, तो ओछापन दिखता। क्योंकि जितना आईटी का नॉलेज उनको है, अब जब फेंकने की बात आएगी तो उसका अवार्ड मोदी जी के पास जाएगा। क्योंकि सर मैं पूछ रहा हूँ बाला साहब, आप चले जाते हैं मोदी जी के पास। आप लोगों का मोदी जी से जो प्रेम है ना, वो असीम प्रेम है सर, मेरी बात असीम प्रेम है सर। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया कि कैसे राजीव जी ने बहुत काम किया। और उनके अच्छे एंकर बनना है, आपको दुनिया के अच्छे एंकर बनना है, तो निष्पक्ष रह के बात करो। अगर हम सर, मेरी निष्पक्षता जो है वो आपके सर्टिफिकेट से नहीं होगी ना सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हम तो बाला साहब जी के लिए बोलते रहेंगे, आप नहीं बोल रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो चाह रहा था कि आप भी बोलें। कोई बात नहीं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जब बात कर रहा था, तो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस पर कहते क्या थे वो भी आपको बताना चाहता हूं। सोनिया गांधी का देश के लिए क्या योगदान है पूछते थे। राहुल गांधी कल पैदा हुए, पीएम बनना चाहते हैं, ये वो कहते थे। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो है वो क्या कहती थी, बाला साहब की सोच क्या थी, कि सोनिया गांधी का देश के लिए क्या योगदान है पूछते थे। देश भर में 2012 में कहा था कि देश में अंधेरे का साम्राज्य है। राहुल गांधी कल पैदा हुए, पीएम बनना चाहते, ये कहते। 2012 में कहा था कि देश में अंधेरे का साम्राज्य है, कांग्रेस को हिंदुत्व से एलर्जी है। और आज वही शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में उन्हीं का, जिनका बाला साहब ठाकरे विरोध करते थे, उनके नाम पर अवार्ड लेकर आई है। और कई तो ऐसे बयान हैं जो सुना नहीं सकते। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते थे, 2013 में कहा था कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। आज गठबंधन करके चल रहे हैं तो सब मिल गया। 2019 में कहा था, देशद्रोहियों को अपने करीब रखने वालों को क्या आप चुनेंगे।
2019 में ही कहा था कि अगर गांधी परिवार को लगता है गद्दारों का समर्थन करके सत्ता में आ सकते हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन सब हो गया, आईटी अवार्ड अब गांधी परिवार के नाम। तो खैर ये सब चलता है पॉलिटिक्स में, लेकिन पाठशाला है, क्लास लगानी जरूरी है और आपको सच्चाई बतानी जरूरी है, इसलिए लेकर आया था। #न्यूज की पाठशाला में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।